नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक विशेष बिंदु पर, वो है महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन जो है वो उसका बिल पेश किया गया है। तो उस बिल के बारे में चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। बिल किस रूप में पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, लोकसभा से किस तरह से पारित हुआ, राज्यसभा से किस तरह से पारित हुआ और आगे उसमें क्या होगा, क्या ये पेश हो जाएगा, क्या इसी वर्ष विधानसभा और लोकसभा के अंदर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा या इस वर्ष नहीं मिलेगा। तो विभिन्न पहलुओं पर चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना एक नया टॉपिक। महिला आरक्षण बिल। बेसिकली इस नाम से ये फेमस है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। इसका नाम दिया गया है, नाम इसको दिया गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से एक बिल तैयार किया गया है, विधेयक तैयार किया गया है। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि संशोधन के स्वरूप ही इस तरह का बिल जो है लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन 128वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। 128वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है और जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के अंदर 33% आरक्षण, कितना 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। इस बिल पर विशेष रूप से अपन चर्चा करेंगे। नई संसद भवन, जिसकी चर्चा है कि इससे पहले वाला वीडियो जो आप देखोगे उसमें पुरानी संसद और नई संसद के बारे में थोड़ी चर्चा की गई है, तो वहाँ से बेसिकली जानकारी आप जरूर देखें। नई संसद भवन जो है, नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का जो पार्ट है, उस संसद भवन के अंदर 20 सितंबर 2023 को वर्तमान सरकार एक विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र का मतलब होता है कि जब कभी लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही होती है, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, यदि ये नहीं चल रहे होते हैं, उस कंडीशन में जब कभी भी आवश्यकता हो देश को किसी नए कानून को लाने की, तो उस समय विशेष जो सत्र वो बुलाया जा सकता है। तो वर्तमान सरकार जो है, एनडीए सरकार ने, मोदी जी सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया या विशेष सत्र बुलाया और उस सत्र का प्रावधान में उसमें जो विशेष बिंदु रखा गया, वो बिंदु रखा गया है महिला आरक्षण बिल, यानी महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो इस विशेष सत्र के अंदर बिल को पेश किया गया। विशेष सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र, यानी कितने दिन का था ये? 5 दिन का, 5 दिन का। और प्रयोजन क्या था? महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नया संविधान संशोधन करना, वो कानून पास करना। देखो, संसद मुख्य रूप से इसके 2 अंग हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। ये 2 सदन है इसके, और अंग 3 हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति भी इसी का भाग माना जाता है। तो इसके सदन 2 है, ये 2 इसके सदन है, और अंग के रूप में कहें तो अंग इसके 3 हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी भी प्रकार का बिल, किसी भी प्रकार का जो विधेयक है, वो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा?
तो इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सिर्फ एक विधेयक की मैं बात करूं कि धन विधेयक जो होता है ये सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। बाकी जो साधारण विधेयक है, चाहे वित्त विधेयक है, चाहे संविधान संशोधन विधेयक है, ये अन्य विधेयक जो है वो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पेश किए जा सकते हैं, कहीं से भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वर्तमान कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में नया बिल पेश किया। बिल कह दो चाहे विधेयक कह दो, और जब विधेयक बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति हो जाती है उसके बाद में क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। नया बिल पेश किया और उस बिल का जो मसौदा था उसका नाम था नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन। यह बिल कहाँ पेश किया गया? लोकसभा के अंदर, लोकसभा में पेश किया गया। इसमें क्या होता है कि कानून जब बनाते हैं अपन तो उसमें प्रावधान है कि बिल को अपन ने पेश कर दिया, 3 वाचन होते हैं इसके अंदर। किसी भी बिल को या किसी भी विधेयक को, बिल कह दो चाहे विधेयक कह दो, किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और वो प्रक्रियाएं हैं जैसे सबसे पहले बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया और उसके साथ ही प्रथम वाचन होता है। क्या होता है? प्रथम वाचन। इसका मतलब बिल को पेश किया जाना चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, लेकिन यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाना वह राष्ट्रीय गजट में प्रकाशन, गजट में प्रकाशन, यानी इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, उसके साथ में ही राष्ट्रीय गजट में इसका प्रकाशन किया जाता है और यह इसका प्रथम वाचन कहलाता है। गजट प्रकाशन और लोकसभा में पेश करने के बाद में इसका दूसरा वाचन शुरू होता है और दूसरे वाचन में सदन के दोनों सदनों के सदस्य, विशेषकर लोकसभा में पेश है तो लोकसभा के सदस्य, प्रत्येक सदन के सदस्य इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, यानी उसमें अध्ययन करते हैं और उनको लगे कि इसमें संशोधन करना है। यदि उनको ऐसा लगे कि इसमें विभिन्न बिंदुओं में संशोधन करना है तो वो संशोधन भी पेश कर सकते हैं। इसमें विस्तार से चर्चा अभी कभी करेंगे अपन। तो इसमें क्या होता है कि वो द्वितीय वाचन में कई समितियां होती है, जैसे प्रवर समिति होती है, संविधान समिति होती है, विभिन्न प्रकार की समितियां होती है। उधर से ये जो बिल है वो गुजरता है
और सुझाव आमंत्रित इनके किए जाते हैं। ये संशोधन के कुछ सुझाव देते हैं, उनको मानना या न मानना लोकसभा के हाथ में होता है। यानी संविधान संशोधन को पेश, यानी उसमें संविधान के अंदर कुछ बिल के अंदर कुछ संशोधन को पेश कस ये करते हैं, लेकिन वो माने या न माने ये किसके हाथ में, लोकसभा के हाथ में है। उसके बाद में तीसरा वाचन, यह फाइनली बिल को, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में बिल को यदि बहुमत से पारित कर दे, बहुमत से पारित कर दे, तो राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और राज्यसभा में भेज देने के बाद में राज्यसभा इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजारती इसको, और वहां से बिल पेश होकर पारित होकर के आ जाता है, या वो कुछ संशोधन का सुझाव देती है लोकसभा को। राज्यसभा के पास में यहाँ पावर है कि किसी साधारण विधेयक को 6 महीने रोक सकती है, राज्यसभा 6 माह रोक सकती है, यह उसके पास में पावर है। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वहां से पारित होने के बाद में यदि लोकसभा के पास वापस आता है पारित होकर के, तो ये इसका तृतीय वाचन के रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सीधा बहुमत नहीं दिया जा रहा है, तो विशेष परिस्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो इस पर वोटिंग करवाता है, यानी बिल पर क्या करवाता है, मतदान करवाता है। ठीक है। ऐसे पक्ष और विपक्ष में यदि इसका ऐसा लगे कि बिल बड़ा महत्वपूर्ण है और लोग पक्ष में भी हो सकते हैं विपक्ष में भी हो सकते हैं, इसी कंडीशन में मतदान एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे क्लियर हो जाती है स्थिति कि क्या कितने लोग पक्ष में कितने विपक्ष में है। तो अपने इस बिल पर, नारी शक्ति वंदन बिल पर मतदान करवाया गया लोकसभा में, और मतदान के अंदर 456 सांसदों ने भाग लिया। मतदान में लोकसभा में 456 सांसदों ने भाग लिया। चार सौ छप्पन में से 454 पक्ष में मत दिया व 2 ने विपक्ष में मत दिया। यानी इस बिल के 2 सदस्य विपक्ष में थे और 454 जो थे वो पक्ष में थे। इसका मतलब बिल्कुल बहुमत से ये बिल जो है वो पारित हो गया है। वैसे बहुमत के लिए आवश्यकता होती है कि संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहती है, यानी लगभग 66-67% लोग जो है सांसद जो उपस्थित है जो मतदान करें, उनमें से 66-2 सदस्य इसके पक्ष में होने जरूरी है। तो यहाँ 454 ने इसके पक्ष में वोटिंग की है, 2 ने विपक्ष में किया। इसका मतलब लोकसभा से आनन फानन में और बिल्कुल जोश के साथ में ये बिल पास हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी सदन जो कोई भी पार्टी विशेष है वो इसका विरोध नहीं करना चाहती, क्योंकि बात महिलाओं के आरक्षण की है और प्रत्येक पार्टी डिपेंड करती है कि वो महिलाओं को कितना महत्व दे रही है। तो कोई भी इसका विरोध करने का इच्छुक नहीं था। अब यहां से पारित होने के बाद में नारी शक्ति वंदन को कहां पेश किया गया? अगले ही दिन नारी शक्ति वंदन को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में पेश किया गया तो यहां पर भी राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया है, यानी यहां पर भी कितने वाचन हुए? 3 वाचन। प्रोसीजर वही है, बिल का मसौदा है उसको पेश किया गया, उसको पढ़ा गया, उसके बाद में उसके ऊपर बहस और चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में उस पर मतदान हुआ। ठीक है ना? तो वाचन ये चर्चा का ही भाग है, चर्चा
प्लस मतदान। और राज्यसभा में जब मतदान की बात आई तो यहाँ पे 215 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सांसदों ने? 215 सांसदों ने मतदान किया। वह सभी पक्ष में, सभी पक्ष में। इसका मतलब यहाँ जो मतदान हुआ है वो 100% इस बिल के पक्ष में हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ राज्यसभा से भी ये बिल पास आउट हो गया है, यहाँ से भी क्लियर हो चुका है। अब क्या होगा, यहाँ से राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद में बेसिकली जो सामान्य बिल होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये विशेष बिल है, इसलिए विशेष है कि संपूर्ण राज्य में, देश के विभिन्न राज्यों के अंदर भी महिलाओं को 33% विधानसभा में आरक्षण मिलना है, प्लस लोकसभा और राज्यसभा में मिलना है। तो इस के लिए राज्यों की अनुमति इसमें जरूरी होती है। तो यहां से पारित होने के बाद में यानी लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में सामान्य बिल राष्ट्रपति के पास जाते हैं। यहां से पारित होता है, फिर यहां से पारित होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ये बेसिकली प्रक्रिया है। लेकिन ये बिल यहां से पारित हो गया, यहां से पारित हो गया, लेकिन अब यहां कहां जाएगा? राज्य विधानमंडलों के पास। यानी विभिन्न राज्यों को इसका खाका जो है वो विभिन्न राज्य विधानमंडलों के पास जाएगा। और विभिन्न राज्य विधानमंडल जो है, विभिन्न राज्य की सरकारें हैं, वो इस पर अपनी राय देगी। यदि 50% से अधिक राज्य, अर्थात कितने हो गए? वर्तमान में 28 राज्य है, तो 28 में से यदि 15 राज्य, ठीक है ना, 28 में से 15 राज्य यदि पक्ष में हो जाते हैं तो ये जो बिल है पास माना जाएगा। यानी आधे से अधिक राज्य यदि इस बिल के पक्ष में मतदान करते हैं तो 28 राज्यों में से यदि 15 राज्य इसके लिए यस कर देते हैं, अपने विधानमंडलों से इसको पास करके, और लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि भेज देते हैं, तो यहां से ये बिल पास माना जाएगा। यानी यहां से पारित हो जाएगा और उसके बाद में अगली जो प्रक्रिया है वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास यहां से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। वर्तमान में महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है, तो उनके पास जाएगा। और राष्ट्रपति के पास में पावर है कि एक बार कुछ संशोधन सुझा करके, यदि उनको लगे राष्ट्रपति जी को कि ये बिंदु जो है इसको क्लियर करना है, सुझा करे, वापिस सदन के पास, लोकसभा के पास भेजा जा सकता है। ठीक है। और यदि लोकसभा इसको पुनः लोकसभा भेज दे राष्ट्रपति के पास में, तो फिर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। फिर क्या होता है? हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यह राष्ट्रपति जी के पास में यहाँ पे इतना ही पावर होता है कि बिल यदि पुनः पास होकर के और उनके पास हस्ताक्षर के लिए चला जाए तो वो इस पर साइन करेंगे। तो अब फिलहाल ये कहाँ है? ये राज्य विधानमंडलों के पास में। अब यहाँ आएगा ये, और राज्य विधानमंडल है वो 15 से अधिक यदि इस बिल को पास कर देंगे तो ये बिल जो है वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। यहां से यदि अब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएगा तो ये जो विधेयक है, जब तक इसको अपन पेश करते हैं तो ये बिल या विधेयक कहलाता है। उसके बाद में यदि यहां से हस्ताक्षर हो गए तो ये क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा या कानून बन जाएगा। और उसके बाद में स्थायी रूप से इसको
संविधान में 128वें संशोधन के रूप में इसका लेखन हो जाएगा। अब ये पारित होते ही क्या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा? अगला प्रश्न है कि क्या पारित होते ही 33% आरक्षण लागू हो जाएगा? यह भी एक विचारणीय बिंदु है। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्या पारित होते ही ऐसा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या प्रावधान है कि वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना से वह 1972 का परिसीमन 1971 की जनगणना और 1972 का परिसीमन के आधार पर तय है। किसके आधार पर है? 1971 की जनगणना और 1972 का परिसीमन, इसके आधार पर यह परिसीमन लागू हो रखा है वर्तमान में। अब क्या करना पड़ेगा? सरकार चाहती है कि इस परिसर में, इस परिसीमन में जो सीटों की संख्या है, जैसे लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245 है, उसके आधार पर नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब सरकार चाहती है कि 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और नया परिसीमन होगा। तो सीटों की संख्या बढ़ेगी, बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि उससे पहले 2025 में जनगणना भी करनी पड़ेगी और 2025 में जनगणना करके और नया परिसीमन 2026 में होगा और उसके आधार पर सीटों की संख्या बढ़ेगी। और उस बढ़ी हुई संख्या पर तो उसके बाद ये 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। यह प्रावधान वर्तमान सरकार कर रही है। हालांकि विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष की मांग है कि इसे तुरंत लागू करें और इसको उन्होंने, विपक्ष ने मुद्दा भी बना रखा है कि हम यदि आ गए 2024 के अंदर तो इसको तुरंत लागू कर देंगे। लेकिन वर्तमान सरकार कह रही है कि इसको अपने नया परिसीमन 2026 में होगा, उसके बाद में जो आम चुनाव 2029 के अंदर होंगे, 2029 के चुनाव में इनको लागू करने पर विचार करेंगे। यह वर्तमान सरकार कह रही है कि 2029 में हम इसको लागू करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है इसको तुरंत लागू किया जाए। अब ये इसके लिए कह रहे हैं कि इसको अभी लागू करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान परिसीमन में सीटें बहुत कम है, नया परिसीमन हो जाएगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि परिसीमन होता रहेगा, जब सीटें बढ़ेगी तो इनकी सीटें भी बढ़ जाएगी। इस दूसरी अड़चन इसमें एक छोटी सी क्या आ रही है? इसमें एक छोटी सी बिंदु ये आ रही है कि यह बिल जो है, इस बिल में SC ST के लिए आरक्षित पद होंगे, यानी SC ST महिलाओं के लिए भी सीटें तय होगी। लेकिन OBC जो है, उस OBC के लिए मांग की जा रही है कि OBC महिलाओं के लिए भी सीटें तय कर दी जाए।
यह सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया अभी तक के, ये क्लियर नहीं कि ओबीसी की सीटें लागू होगी कि नहीं होगी। अब ये क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि जनगणना जो है उस जनगणना में इनकी संख्या अभी तक तय नहीं है, ठीक है। और ओबीसी की संख्या तय नहीं होने के कारण ओबीसी को कितना पद दिए जाएं, ओबीसी को कितने पद दिए जाएं, यह तय नहीं हो पाया, ठीक है ना। और इसके लिए आवश्यकता है कि जनगणना जो है किस आधार पे हो, जातिगत हो, और जातिगत जनगणना के पक्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं, ठीक है। जातिगत जनगणना हो, यह जरूरी है। और यदि यह जनगणना नहीं होती है तो ओबीसी के लिए क्लियरिफाई नहीं होगा कि इसमें कितने सीटें उनको किस जाति को दी जाए, तो यह बड़ी समस्या आएगी। तो इस प्रकार से ये बिल जो है वो 2023 में 20 सितंबर से शुरू हुआ, 20 सितंबर को लोकसभा में पेश हुआ, 21 सितंबर को पारित हुआ, उसके बाद में राज्यसभा में पेश हुआ और वहीं से पारित हो गया। वहाँ 254 के मुकाबले 2 से और यहाँ 215 सारे के सारे पक्ष में पड़े। उसके बाद में राज्य विधानमंडल के पास में गया और नए परिसीमन के बाद में ये लागू हो जाएगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण बिल जो नई संसद में पहले दिन से शुरू हुआ है, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन। क्या नाम था? नारी शक्ति वंदन बिल। अभी तक बिल है, और जैसे ये कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो उसके बाद में क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, ठीक है। अगले इसी तरह के विशेष यदि पहलू आएंगे, कुछ नया होगा, तो उस पर अपन बिल्कुल मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहे हमारे मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन जियोग्राफी।